Ni hao mao, how are you? हेलो फ्रेंड्स, नी मा हाउ को चाइनीज में हाउ आर यू बोलते हैं। आजकल चाइना दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक मुल्क है। बट कैन यू इमेजिन दैट ओनली 40 years ago the poverty rate in this country was over 90%. फैमिन और गरीबी ने इस मुल्क को तबाह कर दिया था। लेकिन अगले 30 सालों में हमने इतनी बड़ी तब्दीली देखी कि एक मुल्क जो गरीबी में डूबा हुआ था आज इस हद तक पहुंच गया है कि दुनिया पे छा गया है। आपको मालूम है चाइना का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल जीडीपी में सिर्फ 2% था, मगर टुडे चाइना कंट्रीब्यूट्स मोर देन 18% टू द ग्लोबल जीडीपी और इसका पॉवर्टी रेट अब लेस देन 1% है और चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। चाइना एक सुपर पावर है, ये आज की हकीकत है। लेकिन ये कैसे हुआ? हाउ वॉज दिस पॉसिबल? व्हाट वॉज द मैजिक दे यूज्ड? चलिए इस वीडियो में हम चाइना का एक डिटेल्ड केस स्टडी करते हैं। चाइना ने अपनी कल्चरल रेवोल्यूशन के बाद एक निहायत गरीब मुल्क के तौर पर नया आगाज किया जो उसकी तरक्की का पहला कदम था। 1978 की बात है। डेंग शाओपिंग जो एक चाइनीज स्टेट्समैन, रेवोल्यूशनरी लीडर और पॉलिटिकल थिंकर था, जो 1978 से 1989 तक चाइना का पैरामाउंट लीडर रहा। उसके जहन में एक सोच का जन्म हुआ, एक ऐसी सोच जो कम्युनिस्ट चाइना को उलट कर रख देने वाली थी। इसके बाद चाइना ने कई फील्ड्स में अजीम तरक्की की। सो हाउ डिड वन ऑफ द वर्ल्ड्स poorest countries become a global superpower in just 4 decades? चाइना का नाम चाइनीज लफ्ज चिन से आता है। ये QIN के तौर पर लिखा जाता है, लेकिन प्रोनाउंस होता है चिन। चिन एक पुरानी डायनेस्टी का नाम है जिसने 2000 साल पहले चाइना को इकट्ठा किया था। इसलिए हम चाइना के लोगों को, खास तौर पर हम पाकिस्तानी और जहां जहां उर्दू बोली जाती है, चीनी पुकारते हैं। जो चिन से आया वो अब चीनी हो गया। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ऐसा कहा जाता है कि चाइनीज ने चीनी शुगर जो हम लोग चाय और मीठे में इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट में एक चाइनीज बंदा ही लेके आया था, या फिर उसने यहाँ पे आके एक फैक्ट्री लगाई थी रिफाइंड शुगर की। वरना पहले दौर में यहाँ लोग गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल करते थे। क्योंकि ये एक चाइनीज बंदा लाया था, इसलिए इसका नाम भी चीनी पड़ गया। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चाइना के लोग अपने मुल्क को चाइना नहीं कहते, वो अपने मुल्क के लिए चुंगहुआ लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है मिडिल किंगडम। इट सिंबलाइजेस China's 4000 years old history. How China used to be the center of the world. It was the middle. You can see on the map. China is the world 4th largest country. सोचिए जरा, एक मुल्क जिसका लैंड बॉर्डर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्रीज के साथ लगती हो, और वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना की सरहदें 14 ममालिक के साथ मिलती हैं। जी, 14 ममालिक। इनमें नॉर्थ कोरिया, रशिया, मंगोलिया, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, म्यांमार, लाओस और वियतनाम है। हर तरफ से ये मुल्क घिरा हुआ है, एकदम जियोपॉलिटिकल मेज के बीच। लेकिन चाइना का ज्यादातर लोग ईस्ट साइड पर रहते हैं, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से बहुत दूर। ये इसलिए कि वहाँ फर्टाइल लैंड है। अदरवाइज वेस्ट में जाएं तो वहाँ पे हिमालय के पहाड़ और डेजर्ट्स हैं। इसकी वास्टनेस की वजह से चाइना यूज्ड टू बी अ वेरी सक्सेसफुल एंड पावरफुल किंगडम टिल द 19th century। मगर उसके बाद it was affected by colonialism, although the British could not fully occupy China as they captured the subcontinent. But still China was looted in different ways. यही वजह है कि 1839 से 1949 का टाइम पीरियड जो आज चाइनीज सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन बोलते हैं। अगर हम हिस्ट्री के सीरीज ऑफ इवेंट्स देखें तो सब कुछ 1839 में शुरू हुआ, जब ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाइना में ओपियम की ट्रेड करना शुरू की। ओपियम एक ऐसी नारकोटिक चीज थी जो बहुत से चाइनीज लोगों को एडिक्ट कर गई थी और पूरी चाइनीज सोसाइटी तबाह हो गई थी। उसके बाद कई ट्रीटीज चाइना पर इम्पोज की गई, जिनकी वजह से ब्रिटेन को जमीन और पोर्ट्स देने के लिए मजबूर कर दिया गया। फिर 1850 में एक खौफनाक सिविल वॉर चाइना में शुरू हो गई, जिसे टाइपिंग रिबेलियन कहा गया। इसमें लाखों लोग मारे गए। Then after 40 years, 1894 में फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर हुई। चाइना और जापान के बीच तकरीबन एक ही इलाके पर जंग हुई थी। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उस वक्त चाइना पर चिन डायनेस्टी का रूल था। Don't confuse it with the Qin dynasty, the root of the name China. That Qin dynasty is 2000 years old. This was the Qing Qin dynasty. The other was Qin dynasty. Sing pronunciation के साथ। फिर स्टार्ट हुई 19th century. चाइना पिसता रहा, दबता रहा, कभी ब्रिटिश राज के हाथों तो कभी जापान के हाथों। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 तक जापान ने चाइना पर बहुत ज्यादा ब्रूटल वायलेंस करना स्टार्ट कर दिया था। चाइना एलाइड फोर्सेस का हिस्सा था वर्ल्ड वॉर 2 में। ये जापान के खिलाफ लड़ रहा था। एलाइड फोर्सेस में फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना शामिल था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान तकरीबन 30 मिलियन चाइनीज मारे गए। इसके बाद एक उम्मीद की किरण नजर आई जब चाइना और एलाइड फोर्सेस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत ली, जापान को पीछे धकेल दिया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक सिविल वॉर शुरू हो गई थी। ये जंग कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी के दरमियान थी। ये जंग 1927 यानी 1927 में शुरू हुई थी, लेकिन जब जापान ने हमला किया था तो इस जंग को कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया। इस सिविल वॉर का अंजाम 1949 में हुआ जब कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत हासिल की। नेशनलिस्ट पार्टी को नियर बाय ताइवान के एक आइलैंड पर भगा दिया। On 1st October 1949, the People Republic of China was born और मेनलैंड चाइना में माओ जेडोंग ने हुकूमत की। The leader of the communist and the hero of the revolution. तब से चाइना अपने आज तक के रंग में उभर कर नुमाया हुआ है। अब जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर और इनकलाब का हीरो माओ जेडोंग कौन था। 1958 में माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन शुरू की। इसका मकसद मुल्क में इकोनॉमिक और सोशल तब्दीली लाना। इसके दो मेजर पॉलिसीज थी। नंबर 1, जमीन को लैंड ओनर्स से लेकर फार्मर्स को देगा, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। फिर एग्रीकल्चर को कलेक्टिवाइज करना, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स बनाए गए ताकि ज्यादा किसान एक ही जमीन पर काम कर सके। लेकिन आखिर में जमीन का पोजेशन सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। दूसरी तरफ फार्मिंग सेक्टर भी बुरी तरह से अफेक्टेड था। फार्मर्स के पास कोई इंसेंटिव नहीं था ज्यादा प्रोडक्शन करने का, क्योंकि ना तो उनका लैंड उनका था और ना ही प्रॉफिट शेयरिंग में उनका कोई हिस्सा था। लैंड की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही थी। जो कुछ भी फार्मर्स ग्रो करते थे वो सब कुछ गवर्नमेंट को देना पड़ता था। इसी वजह से प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा डिक्लाइन आ गया। 1958 से 1961 के दरमियान ग्रेन प्रोडक्शंस में 15% कमी हुई और फिर बुरे वेदर और माओ की और मास्टर स्ट्रोक्स पॉलिसीज ने हालात और भी खराब कर दिए। पूरा मुल्क भूख का शिकार हो गया। ये फेमिन इतनी खौफनाक थी कि तकरीबन 20 से 40 मिलियन लोग इस भूख से मर गए। आज भी ये दुनिया की सबसे डेडली फेमिन्स में एक माना जाता है। सीधी बात करूं तो माओ जेडोंग एक डिक्टेटर था। एक और बात कि डिक्टेरियल रूल में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता जैसे कि डेमोक्रेसी में होता।
डिक्टेटर्स अक्सर अपने फैसले सोच समझकर या एडवाइजर से मशवरा किए बिना करते हैं। यही एक्सपीरियंसेस पाकिस्तानियों से ज्यादा अच्छा और कौन जान सकता है। सो व्यूअर्स, माओ के कई फैसलों ने चाइना को और ज्यादा बुरा बना दिया। कहते हैं कि कभी कभी इंसान अपने आप को इतना बड़ा समझना शुरू कर देता है कि उसको सब चीजें बहुत छोटी छोटी लगना शुरू हो जाती हैं। बहुत बड़ी बड़ी बेवकूफ़ी भी छोटी लगती है। ऐसा ही किया माओ ने। माओ का एक और फैसला था स्पैरो एक्सटर्मिनेशन, मतलब माओ का मकसद था फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना। उसने किया क्या? उसने हुक्म दिया कि सब स्पैरोस, चिड़िया, परिंदे वगैरह सारे बर्ड्स उनको मार दो, क्योंकि वो क्रॉप्स खाती है, वो फील्ड्स के अंदर फूड खाती है, ये क्रॉप्स को इफेक्ट करती हैं, तो सब बर्ड्स को मार दिया जाए। और जब ये कैंपेन चलाई गई तो सब चिड़ी मार बन गए। लाखों बर्ड्स अल्लाह को प्यारी होगी। कुछ साल बाद लोगों ने एहसास किया कि पेस्ट और इंसेक्ट्स इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि वो क्रॉप्स को और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे। ये फूड शॉर्टेज को और बढ़ाने का सबब बना। बाद में एक साइंटिस्ट ने ये दरियाफ्त किया कि अगर सब बर्ड्स मार दिए जाएं तो कोई नहीं रहेगा जो पेस्ट को खाएगा। बर्ड्स पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। पूरी इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो गई थी और सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि फेमिन का शिकार हो गए सब। इस बड़े फेलियर के बाद माओ को चाइनीज लोग और कम्युनिस्ट पार्टी से बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। इसके बाद अपनी एंडलेस रेवोल्यूशन के दौरान चाइना की इकोनॉमी तबाह हो, लेकिन माओ जेडुंग ने अपनी गलती तस्लीम करने से इनकार कर दिया। 1966 में माओ ने चाइना के अंदर एक और कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू की थी। उसका मकसद था एक नई नस्ल पैदा करना जो रेवोल्यूशनरी सोच से भरी हो। नाम तो कल्चर की तरक्की का था, लेकिन असल मकसद माओ की पावर वापस लेना और मुखालिफ आवाजों को चुप करवाना था। इस दौरान मुल्क में एक नया टर्मोइल आया। इंटेलेक्चुअल फ्रीडम को दबाया गया, आर्ट कल्चर तबाह हो गई और कई लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई। ये एक्शंस चाइना की इकोनॉमी और सोसाइटी पर गहरा असर डाल दी। इस कैंपेन में प्रोपेगेंडा और पीआर का जबरदस्त यूज हुआ। माओ ने अपनी ताकत दिखाने के लिए यांगत्से रिवर में स्विम भी किया, जिसका एक बहुत मशहूर फोटो आज भी मौजूद है। स्टूडेंट्स ने एक सिविलियन आर्मी बनाई, रेड गार्ड्स। ये माओ के वफादार सिपाही थे, जिनके हाथों में छोटी रेड बुक्स होती थी और बाजुओं में रेड बैंड्स। इनका काम था जो भी माओ के खिलाफ हो उसे निशाना बनाना। इंटेलेक्चुअल्स, पार्टी ऑफिसर्स, जो भी माओ की आइडियोलॉजी के खिलाफ था, उन्हें जलील किया गया, मारा गया या झूठे इल्जाम लगाए गए। रेड गार्ड्स ने पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ लोगों को टारगेट किया, जैसे लियू शोकी और डेंग शाओपिंग। पूरे मुल्क में डर का माहौल बना दिया गया। लोगों को कहा गया कि अपने रिलेटिव्स और अपने नेबर्स पर नजर रखो, जो भी माओ का दुश्मन हो उसे रिपोर्ट करो। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज बंद कर दिए गए। स्टूडेंट्स को कहा गया कि वो फार्म्स पर जाकर फार्मर्स की जिंदगी का तजुर्बा करें, उनकी हार्डशिप्स को समझें। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया। रेड गार्ड्स आपस में ही लड़ना शुरू हो गए। हिस्टोरिकल साइट्स और कल्चरल आर्टिफैक्ट्स को तबाह कर दिया गया। लोगों की जिंदगियां उलट कर रह गई। आखिरकार माओ को रियलाइज हुआ कि कल्चरल रेवोल्यूशन ने कंट्री को क्राइसिस में डाल दिया। ये मूवमेंट मुल्क को डिवाइड कर रही थी, इसलिए 1968 में कंट्रोल वापस लेने के लिए रेड गार्ड सिस्टम को ऑफिशियली खत्म कर दिया गया। अलग अलग सोर्सेस के मुताबिक एस्टिमेट्स डिफरेंट हैं, लेकिन कहा जाता है कि इस कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान लाखों से लेकर 2 मिलियन तक लोगों की जान चली गई। और अगर माओ की पॉलिसीज का टोटल देखा जाए तो नंबर 50 मिलियन तक भी
बताया जा सकता है, जिनकी मौत माओ के डिसीजंस की वजह से हुई। फिर आता है 1976, जिसमें माओ जेडोंग की डेथ हो गई ड्यू टू हिज पुअर हेल्थ। उस वक्त तक चाइना की हालत में कोई मेजर बेहतरी नहीं आई थी, लेकिन ऐसा नहीं कि माओ के दौर में सिर्फ फेलियर्स ही थे, कुछ पॉजिटिव अचीवमेंट्स भी हुई, खासकर वुमेन्स इक्वालिटी और एजुकेशन की फील्ड्स में। माओ के दौर में नेशन वाइड पब्लिक एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ। गवर्नमेंट ने इलिटरेसी खत्म करने के लिए कैंपेन चलाई। 1949 के मुकाबले में 1978 तक चाइना में 3 गुना ज्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स थे। आगे चलकर जैसे ही आप स्टोरी में देखेंगे, माओ की गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किए इन एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी स्टेम फील्ड्स में। इससे एक टैलेंटेड जनरेशन तैयार हुई। माओ के एक मशहूर कोट था, वुमेन होल्ड्स अप हाफ द स्काई। 1950 में एक नया मैरिज लॉ इंट्रोड्यूस किया गया। अरेंज्ड और फोर्स मैरिज को इलीगल डिक्लेयर किया गया। वुमेन को राइट टू डाइवोर्स मिला और उन्हें सोसाइटी में बराबरी के मुकाम तक लाया गया। लेकिन अगर हम 1976 के वक्त पर वापस आए तो माओ की डेथ के बाद एक नया लीडर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा बनता है, डेंग याओपिंग, जिसकी वजह से चाइना ने इकोनॉमिक सिस्टम में अजीब और तारीखी तब्दीली की। डेंग की पॉलिसीज ने चाइना की तकदीर को बदल दिया। डेंग को अक्सर फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी लीडरशिप के दौरान चाइना के असल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। डेंग उन लोगों में से था जो माओ के वक्त में उनकी पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाते थे। इस वजह से कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान उनको अपने तमाम पोजीशन से रिजाइन करना पड़ा। डेंग की आइडियोलॉजी माओ की आइडियोलॉजी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। डेंग का मानना था कि सरकारी कंट्रोल इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा था और यही वजह थी कि चाइना पहले 50 सालों में तबाह होता गया। डेंग चाहते थे कि इकोनॉमी को लिबरलाइज किया जाए, इसलिए उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उनकी ओवरऑल आइडियोलॉजी को आज सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम। सबसे पहले स्टेम एग्रीकल्चर सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना था। डेंग ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम। जब माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड शुरू किया तो उस वक्त प्राइवेट फार्मिंग बिल्कुल बैन कर दी गई थी। जमीन का तमाम कंट्रोल हुकूमत के पास था। डेंग ने ओनरशिप स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया। जमीन का मालिक अब भी विलेज लेवल गवर्नमेंट ही थी, लेकिन अब इंडिविजुअल फार्मर्स और उनकी फैमिलीज को लैंड लॉन्ग टर्म लीज पर दिए गए। उन्हें ये फ्रीडम दी गई कि वो खुद डिसाइड करें कि कौन सी क्रॉप उगानी है, कैसे काम चलाना है और प्रॉफिट कहां से कमाना है। इससे फार्मर्स को ज्यादा आजादी मिली और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। डेंग ने यह भी कहा कि फार्मर्स को एक सर्टेन कोटा गवर्नमेंट को देना होगा, लेकिन उस कोटे के बाद जो फजूल एक्स्ट्रा फसल हो वो जहां मर्जी बेच सकते हैं और उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे जमीन के साथ रिफॉर्म्स किए गए, वैसे ही डेंग ने फैक्ट्रीज के सिस्टम को भी चेंज किया। पहले फैक्ट्रीज का कंट्रोल कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के पास था, हर फैसला पॉलिटिकल होता था। लेकिन डेंग ने फैक्ट्री मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जहां फैक्ट्री का वर्कर और मैनेजर को ज्यादा फ्रीडम मिल गई। अब वो डिसाइड कर सकते थे कि क्या चीज बनानी है। फॉर एग्जाम्पल शूज, कितनी क्वांटिटी बनानी है, किस प्राइस पे सेल करनी है और उनकी अपनी सैलरीज क्या होंगी। इससे उन्हें एक सेंस ऑफ ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी मिला, जैसे ये फैक्ट्री उनकी अपनी हो। अगर वो मेहनत करें तो फैक्ट्री को सक्सेसफुल बना सकते। माओ के दौर में सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग काफी ज्यादा था। एक ऐसा सिस्टम था जहां ऊपर बैठे लोग हर चीज का फैसला करते। इकोनॉमी कैसे चलेगी, क्या प्रोड्यूस होगा,
किस रेट पे होगा, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइडेड। लेकिन जब डेंग ने लीडरशिप संभाली तो डिसेंट्रलाइजेशन आया, इकोनॉमिक फ्रीडम दी गई, लोगों को चॉइसेस मिली और इन्हीं पॉलिसीज की वजह से मिलियंस लोग पॉवर्टी से बाहर निकले और लोगों की जिंदगियां बदल गई। 1978 से 1984 तक एग्रीकल्चर आउटपुट हर साल एवरेज 7.4 के हिसाब से बढ़ता रहा। ग्रेन प्रोडक्शन डबल हो गई। लेट 70s से लेकर मिड 80s तक नेक्स्ट मेजर स्टेप था एजुकेशन रेवोल्यूशन। 1986 में चाइना ने एक कंपल्सरी एजुकेशन लॉ इंट्रोड्यूस किया। हर बच्चे के लिए 9 साल की फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मैंडेटरी कर दी गई। इंडिया और पाकिस्तान से कंपेयर करें तो इंडिया में राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था और पाकिस्तान में 2010 में। लेकिन चाइना में सिर्फ लॉ पास नहीं किया गया, उस पर काम भी किया गया। एजुकेशन पे गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता गया। 1980 में एजुकेशन का बजट 2% ऑफ देयर जीडीपी था। 2010 तक वो 4.1% ऑफ जीडीपी तक पहुंच गया। इंडिया में लेटेस्ट फिगर्स के मुताबिक एजुकेशन पर सिर्फ 2.9% जीडीपी का खर्चा होता है और पाकिस्तान तकरीबन अपने जीडीपी का 1.7 तालीम पर खर्च करता है। ये बहुत कम समझी जाती है क्योंकि यूनेस्को की तजावीज़ करदा 4 से 6% तक के स्टैंडर्ड से बहुत नीचे। 2023 में वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान का एजुकेशन पर पब्लिक एक्सपेंडिचर जीडीपी का सिर्फ 1.8% था। चाइना ने सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी फोकस किया, ऐसे स्किल्स सिखाए जो जॉब्स के लिए रेलेवेंट थे। 1982 में लिटरेसी रेट 65% था। 2012 तक ये 95% से ज्यादा हो गया। इंडिया का लिटरेसी रेट अभी भी 77% के आसपास है और 2024 पाकिस्तान का लिटरेसी रेट अगर हम एस्टिमेट करें तो इट्स अराउंड 62 to 68%. This means approximately 62 to 68 out of 100 people in Pakistan can read and write. इसी तरह हेल्थ केयर भी इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। 2021 में चाइना ने 5.59 जीडीपी हेल्थ केयर पर स्पेंड किया। इंडिया ने 2.96% स्पेंड किया था और पाकिस्तान का तो क्या ही कहने, सिर्फ 1.1%। और अब 2023-2024 के डाटा के मुताबिक जस्ट 1% है। डेंग का नेक्स्ट बिग रिफॉर्म था TVEs, टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस। ये मॉडल इंडिया के कोऑपरेटिव से मिलता जुलता है। डिफरेंस ये है कि कोऑपरेटिव्स मोस्टली वर्कर्स की ओनरशिप में होती हैं, जबकि TVEs की ओनरशिप टाउनशिप्स और विलेजेस के पास होती है। पाकिस्तान में ऐसा कोई माहौल ही नहीं है। पर्पस सेम है, रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को अपलिफ्ट करना। TVEs हर सेक्टर में एक्टिव थे, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। हवावे टेक्नोलॉजीज भी एक TVE के तौर पर स्टार्ट हुई थी। वेंजू सिटी का एग्जाम्पल भी अमेजिंग है। यहाँ लोगों ने छोटी छोटी शू फैक्ट्री बनाई और आज वेंजू चाइना का एक मेजर शू एक्सपोर्ट हब बन चुका है। 1990s तक TVEs में 100 मिलियन लोग एम्प्लॉयड थे। चाइना की 20% इंडस्ट्रियल आउटपुट TVEs से आती है, लेकिन ये सब तब पॉसिबल हुआ जब लोग एजुकेटेड और स्किल्ड थे। 1980 में डेंग ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जहां टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए, ब्यूरोक्रेसी को सिंप्लीफाई किया गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया गया। शेंजन पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन था। एक छोटी फिशिंग विलेज से लेकर ये सिटी एक ग्लोबल मेट्रोपोल बन गई। 1980 में शेंजन का जीडीपी था सिर्फ $0.3 बिलियन। 2020 तक ये $420 बिलियन तक पहुंच गया। चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल दिया। 1978 में जब चाइना ने लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया तो
उसका FDI था सिर्फ 0.06 बिलियन। 2021 में वो 333 बिलियन तक पहुंच गया। 2021 में वो सिर्फ 333 बिलियन क्रॉस कर गया। मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि नाइकी, एप्पल, वॉक्सवैगन ने चाइना में अपनी फैक्ट्रीज लगाई क्योंकि चीप लेबर अवेलेबल थी, लोग स्किल्ड थे और सिस्टम रिलेटिवली सिंपल हो गया। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस किया, रेलवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइंटिफिक रिसर्च। डेंग ने 8 लाख रिसर्चर्स के लिए क्रैश ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। की एरियाज जैसे कि एनर्जी, कंप्यूटिंग, ऑप्टिक्स, स्पेस टेक, जेनेटिक्स सब हेविली फंडेड थे। 2020 तक चाइना के R&D का बजट 500 बिलियन से ज्यादा था। बीजिंग का ज़ोंगगू क्वॉन साइंस पार्क 1988 में बना। आज ये टेक और इनोवेशन का हब है। वेयर्स 1990s में GDP पर कैपिटा का मुकाबला करें चाइना वर्सेस इंडिया और पाकिस्तान से, तो 1990s के दौरान चाइना का GDP पर कैपिटा दोनों इंडिया और पाकिस्तान से काफी कम था। इंडिया और पाकिस्तान का GDP पर कैपिटा लगभग एक जैसा था, छोटी मोटी फर्क के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर 1990 में इंडिया का GDP पर कैपिटा तकरीबन $367 था, जबकि पाकिस्तान का GDP भी इसके आसपास ही था। Nowadays, चाइना का GDP पर कैपिटा इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में काफी ज्यादा है। 2023 में चाइना का GDP पर कैपिटा $12,614 था, जबकि इंडिया का 2,480 और पाकिस्तान का सिर्फ 1,365 था। डेंग ने अपनी इन रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज के हवाले से कहा था कि उसने क्रॉसिंग द रिवर बाय फीलिंग द स्टोन्स के एक अप्रोच को यूज किया, यानी हम दरिया के हर पत्थर को महसूस करके क्रॉस करते हैं। हर फैसला बहुत ही प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल तरीके से किया गया, बड़ी सोच समझ के बाद। ऐसा नहीं था कि डिक्टेटर को अचानक कोई आइडिया आया और बिना किसी फर्दर थॉट या अपने एडवाइजर से मशवरा किए बगैर उस डिक्टेटर ने अपना फैसला थोप दिया। एक अहम चीज जो चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसीज में नजरअंदाज की गई वो थी एनवायरनमेंट, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट के चक्कर में इकोलॉजिकल डैमेज जैसे कि पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और वाटर कंटेमिनेशन। ये सब कुछ हुआ विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, जिसका असर आज भी चाइना के एनवायरनमेंट पर साफ दिखाई देता है। जब डेंग ने चाइना को ओपन किया और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए, उस वक्त उनके पास मौका था कि वो चाइना को डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन की तरफ ले जाती, लेकिन उन्होंने अथॉरिटेरियन कंट्रोल को बरकरार रखा। आज जब हम ही जिनपिंग के रूल को देखते हैं, जहां हर फैसला एक शख्स की मर्जी से होता है, तो इसका सीधा ताल्लुक उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से जाता है जो डेंग ने बनाया था। अगर डेंग ने उस वक्त डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी होती तो आज चाइना एक मुख्तलिफ रुख पर होता, लेकिन उनके डिसीजंस ने एक ऐसे सिस्टम को जन्म दिया जहां आज भी डिक्टेटरशिप स्टाइल लीडरशिप चल रही है। हम डेंग से ये सीखते हैं कि रिफॉर्म्स लाना एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जो कि थॉरो एवेल्युएशन के बाद ही करना चाहिए। हर कदम पर उसे टेस्ट करना चाहिए और पॉलिसीज को जरूरत के मुताबिक एडजस्ट करना चाहिए। ये नहीं कि डेंग हमारी कहानी का कोई परफेक्ट हीरो था या उसने कोई गलती नहीं की। इकोनॉमिकली उसकी आइडियोलॉजी ने फ्रीडम को सपोर्ट किया, लेकिन पॉलिटिकली वो फिर भी एक डिक्टेटर ही था। उसी के दौर में 1989 में टाइनानमेन स्क्वायर मैसेकर हुआ। एक चीज जो इन तमाम पॉलिसीज में नजरअंदाज की गई वो थी एनवायरनमेंट, यानी इसका इकोलॉजी पर क्या असर पड़ा। और डेंग के दौर में जो
अथॉरिटेरियनिज्म जारी रहा, उसी का नतीजा आज के यी जिनपिंग के रूल में देखने को मिलता है। अगर डेंग चाहता तो चाइना को एक डेमोक्रेसी की तरफ ले जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आजकल चाइना एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। उसकी पावर 3 मेजर एरियाज में नजर आती है, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री में। और अब एक आईटी रेवोल्यूशन भी इसमें शामिल हो चुकी है। चाइना अपनी इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फ्री ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, खासतौर पर साउथ ईस्ट एशिया में। यी जिनपिंग ने रिसेंट टूर्स में रेलवे और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स पर मेजर एग्रीमेंट्स किए। भले यूएस ट्रेड टेंशंस चल रही हैं, चाइना फिर भी एक रिलायबल और स्टेबल इकोनॉमिक पार्टनर के तौर पर अपनी जगह बना रहा है। आप बात करें टैरिफ की, तब भी चाइना ऊपर, टेक्नोलॉजी और आईटी रेवोल्यूशन में तब भी चाइना ऊपर, क्योंकि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी सेक्टर में भी मैसिव प्रोग्रेस की है। एक लेटेस्ट डेवलपमेंट डीप सीक के नाम से एआई मॉडल का लॉन्च है, जो गूगल के जेमिनी और ओपन एआई के चैट जीपीटी का चाइनीज जवाब माना जा रहा है। ये एआई मॉडल मल्टीलिंगुअल अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, कोडिंग और साइंटिफिक एनालिसिस में टॉप टियर परफॉर्मेंस दे रहा है। डीप सीक जैसे मॉडल्स ने चाइना को ग्लोबल एआई रेस में आगे लेकर खड़ा कर दिया है। इसका गोल ये है कि चाइना सेल्फ रिलायंट बने हाईटेक और सॉफ्टवेयर इनोवेशन में, स्पेशली आफ्टर यूएस सैंक्शंस ऑन टेक एक्सपोर्ट्स। सैटेलाइट इमेजेस ने रिवील किया है कि चाइना एक मैसिव मिलिट्री कॉम्प्लेक्स डेवलप कर रहा है, जैसे बीजिंग मिलिट्री सिटी। कहा जा रहा है कि इसमें अंडरग्राउंड बंकर्स, मिसाइल सिलोज और फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। चाइना का टारगेट है कि वो 2035 तक मिलिट्री टर्म्स में यूएस के बराबर आ जाए। चाइना की लीडरशिप लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बिलीव करती है, चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI हो या 5G एक्सपेंशन इन अफ्रीका और यूरोप। हर स्टेप चाइना अपना इन्फ्लुएंस एक्सपेंड कर रहा है इकोनॉमिक और डिजिटल वर्ल्ड में। चाइना एक मल्टी डायमेंशनल सुपर पावर बन चुका है, जहां इकोनॉमी, मिलिट्री और अब एआई लेड आईटी रेवोल्यूशन मिलकर उसकी ग्लोबल पावर को डिफाइन करते हैं। डीप सीक जैसे इनोवेशंस इस बात का सबूत हैं कि चाइना सिर्फ फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि फ्यूचर टेक लीडरशिप के लिए compete भी कर रहा है। अगर हम पाकिस्तान से कंपैरिजन करें तो ये क्लियर है कि चाइना ने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ में बहुत ज़्यादा तरक्की की है, खास तौर पर अपनी मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड ने ज़्यादा स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं अचीव की और उसकी डेवलपमेंट स्लो है। चाइना की इकोनॉमिक पावर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस को देखते हुए पाकिस्तान को अपनी तमाम पॉलिसीज पर काफ़ी फोकस करना पड़ेगा, ताकि वो भी अपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को इम्प्रूव कर सके। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।